अब्रिश ने कमरे का दरवाजा खोला। सामने वो अभी शॉवर लेके निकला था। इसके बालों में से पानी टपक रहा था। टॉवल से अपने बाल खुश करते हुए इसकी निगाह बेसाख्ता ही दरवाजे में खड़ी हुई अब्रिश की तरफ गई, जो कमरे का दरवाजा बंद कर दी उसकी तरफ आ रही थी। बहरोज ने इसकी तरफ देखा। कोई काम था? इतनी रात को आप मेरे कमरे में आए हैं बेटा? इसने संजीदगी से पूछा और टॉवल को सोफे की तरफ उछाल दिया। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वो हाथों की उंगलियां चटकते हुए बोली। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? वो मैंने ये पूछना था कि आपने मुझे मिस किया। वो मुस्कुराते हुए बोली। इसकी बात सुन के बहरोज कहने लगा, क्या मतलब? मैंने तुम्हें मिस क्यों करना था? इसकी बात सुन के अब्रिश के लबों की मुस्कुराहट सारी गायब हुई। मतलब आपने मुझे मिस नहीं किया, लेकिन मैंने तो आपको बहुत सारा मिस किया। मैंने तो एक एक दिन उल्टी गिनती करके गुजारा है। कब आप वापस आएंगे? मैं कब आपको अपनी आंखों के सामने देखूंगी? वो मुस्कुराते हुए बोलने लगी। इसकी बात सुन के बहरोज एक एक कदम चलता इसके करीब आ गया। इसके कंधों से पकड़ के इसे पीछे दीवार के साथ लगाया। अब्रिश सहम गई। ये आप क्या कर रहे हैं? वो हिचकिचाते हुई आवाज में बोली। इसकी थोड़ी से पकड़कर इसका चेहरा ऊपर किया। अच्छा, तुमने मुझे मिस क्यों किया है? इसके लहजे में बहुत ज्यादा तलखी थी। वो इसकी कमर पे हाथ रखता हुआ बिल्कुल इसे अपने साथ लगा गया। बहरोज, ये आप क्या कर रहे हैं? वो जी जान से कप आई इसकी गिरफ्त को अपनी कमर पे बहुत ज्यादा मजबूती से महसूस करने लगी। इसका पूरा वजूद लड़ने लगा। मेरे ख्यालात अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारा नहीं हूँ, ना ही मैं कभी तुम्हारा हो सकता हूँ। मैं बचपन से इस रिश्ते के खिलाफ था। मैं आज भी इस रिश्ते के खिलाफ हूँ। और ये सुन के अब्रिश को लगा जैसे इसके लिए अपने पाँव पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। इसने कितने साल इस शख्स का इंतजार किया था, इसकी गैर मौजूदगी में भी। अगर इसने मोहब्बत की थी तो उसे बहरोज खानजादा से मोहब्बत की थी। इसका दिल बहरोज खानजादा के लिए धड़कता था। मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली। और बहरोज को न जाने क्यों इस लड़की से नफरत महसूस हुई। एकदम से इसे खुद से दूर धक्का दिया। तुम मुझे बर्दाश्त कर सकती हो? इतनी तुम में हिम्मत है? अपने आप को देखो, किस कदर तुम पतली और कमजोर सी लड़की हो। वो इसकी जिसामत की बात करने लगा। वो वाकई में कमजोर थी। क्या मतलब है? आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। आप मुझे जो बोलेंगे मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। बेरोज इसकी कमअक्ली को अच्छी तरह जानता था। अच्छा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी? आप मुझे डांटेंगे, आप मुझ पे गुस्सा करेंगे। वो निगाहें झुकाते हुए बोली। अभी बताता हूं मैं क्या करूंगा। इसके कंधों से पकड़ के इसे पीछे अलमारी के साथ लगाता इसके ऊपर झुका। इसकी सांसों को कैद किया। अब्रिश का पूरा वजूद पसीने में शराबूर होने लगा। इसके लम्स में इतनी ज्यादा शिद्दत थी कि अब्रिश का लर्ज के रह गया। वो अपनी गर्दन पे बहुत ज्यादा जलन महसूस करने लगी। जैसे वो इससे अलग हुआ तो वो लाल सुर्ख हो गई। आंखों में से आंसू बहने लगी। मेरी जान, तुम तो इतना सा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैं तो इससे ज्यादा जुनूनी हूँ। इसकी आंखों में खूनख्वार निगाहों से देखते हुए बोला। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आपको पता है मैं बचपन से आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन आपने इतनी बुरी हरकत क्यों की है मेरे साथ? अब्रिश रोते हुए बोली। ये समझाने के लिए कि मैं इससे बहुत ज्यादा बुरा इंसान हूँ, बहुत ज्यादा बुरा। तुम जैसी मासूम लड़की मुझे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बेहतर यही होगा
کہ بابا جان کو خود ہی انکار کر دینا، کہنا کہ تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی اور اب چلی جاؤ میرے کمرے میں۔ اگر دوبارہ سے میرے کمرے میں آؤ گی تو اپنی عزت سے ہی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ بہروز کی بات سن کے وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں محسوس کرنے لگی۔ کمرے میں آتے نہ جانے کتنی دیر تک وہ اس کے لمس کو اپنے ہونٹوں پہ، اپنی گردن پہ محسوس کرتی رہی۔ آئینے کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی تو اس کی گردن پہ نشان بن گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی گردن پہ رکھا، آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ رات بھر وہ سو نہ سکی۔ صبح جب ناشتے کی ٹیبل پر آئی تو ولی صاحب اس کی آنکھیں دیکھ کے کہنے لگے، ابرش بیٹا، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کی آنکھیں اتنی زیادہ کیوں لال ہو رہی ہیں؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نائلہ بیگم نے بھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ہاں بیٹا، کیا ہوا ہے؟ وہ کافی زیادہ پریشان ہو گئے۔ ابرش تھی بھی تو اس گھر کی اس قدر لاڈلی۔ ولی صاحب اس سے اتنی زیادہ محبت کرتے تھے۔ اس کے ماموں اور ممانی تو اسے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھتے تھے۔ نائلہ بیگم تو اپنی بیٹی پہ جان نچھاور کرتی تھی۔ وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ماموں جان، یہ کہتی وہ ناشتہ کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب تم واپس آ ہی گئے ہو تو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، انہوں نے بہروز کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہوئے کہا۔ نائلہ بیگم اور سندس بیگم تو اچھی طرح جانتی تھیں کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہے اور اپنا کون سا آرڈر دینے والے ہیں۔ بہروز بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کی اب شادی کی تیاریاں شروع کی جائیں۔ سن کے بہروز مسکرایا اور کہنے لگا، بابا جان، میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے جب یہ بات بولی تو ابرش کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے وجود سے جان نکال دی ہو۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ جو کل رات میں اس نے اس کے ساتھ بات کی ہے، وہ کبھی گھر کے بڑوں کے ساتھ اس طرح کی کوئی بات کرے۔ وہ اس رشتے کو ختم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ اس ستمگر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ بابا جان دیکھیں، میں ابرش کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس رشتے تعلق کو، ہر چیز کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ سن کے ولی صاحب کے ناشتہ کرتے ہوئے ہاتھ رکے۔ انہوں نے بے ساختہ ہی ابرش کی طرف دیکھا جس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ نائلہ بیگم نے اور سندس بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ بیٹا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سندس بیگم سنجیدگی سے بولی، تم بچپن سے جانتے ہو تمہاری شادی ابرش کے ساتھ ہونی ہے، لیکن میں شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا، اور ابرش جیسی لڑکی کے ساتھ تو میں بالکل شادی نہیں کرنا چاہتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس کی باڈی بالکل بچوں جیسی ہے۔ یہ اس قابل ہے کہ شادی اس کی میرے ساتھ ہو؟ میں اس تعلق کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کسی اچھے سے لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کروا دیجیے گا اور دیکھنے میں بچہ ہو۔ کم از کم میں تو اس لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ یہ میری بیوی کم اور بیٹی زیادہ لگے گی۔ دیکھیں تو صحیح، میں ایک باڈی بلڈر ہوں، اور اس کو دیکھیں۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ ابرش ناشتہ ادھورا چھوڑتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ولی صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سندس بیگم کو کہنے لگے، جاؤ بچی کو دیکھو، اور خود وہ باہر آئے۔ اس کے نمبر پہ کال کرنے لگے، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ بیٹا دروازہ کھولو، ایسے دروازہ کیوں بند کر لیا ہے؟ میرا دل بند ہو رہا ہے۔ نائلہ بیگم کی بات سن کے اندر سے اس کی بھیگی ہوئی آواز آئی، ماما پلیز، میں کچھ بھی نہیں کرتی، آپ لوگ پریشان مت ہو، پلیز چلے جاؤ، میں بس کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتی ہوں، پلیز آپ لوگ چلے جاؤ۔ وہ بار بار انہیں کہہ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹا میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی ہوں، پلیز دروازہ کھولو، ایک دفعہ مجھے اپنی شکل تو دکھا دو۔ ماما میں نے بولا نا، آپ اتنی زیادہ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا، پلیز چلی جائیں۔ اب کی بار وہ غصے میں بولی۔ فلیٹ پہ ہوتی مسلسل بیل پہ کافی زیادہ بیزار، اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کھڑے ہوئے بہروز کو دیکھ کے بے ساختہ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ او ہو جناب، آپ آئے ہیں، یہ کہتے ہوئے اس نے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے جیسے دروازے کو لاک لگایا
तो वो फौरन से पीछे से इसे अपने हसार में लेके इसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गया। क्या हुआ है? वो इसके बालों में अपने हाथ फैलते हुए फौरन से पीछे हुई। वो अभी तक यूं ही इसके करीब खड़ा हुआ था। क्या हो गया? आप परेशान लग रहे हैं। इसने बहरोज के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। वो मुसलसल अलीना के चेहरे को देख रहा था। क्या हुआ है? वो बार बार इससे पूछने लगी। आपकी याद आ रही थी? ये कहते हुए इसके करीब होता इसकी आंखों में देखते हुए बोला, अच्छा, हमारी याद आ रही थी जनाब को। तो आ गए हैं तो इतनी उदासी चेहरे पे क्यों छाई हुई है? इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, वो फौरन से झुक के इसे अपने बाजुओं में उठा गया। ये क्या कर रहे हैं? प्लीज उतारे मुझे नीचे। इसके गले में बाहें डालते हुए बोली। उतारने के लिए थोड़ी ना उठाया है। वो इसे कमरे की तरफ लेकर आया। आपको पता है मेरा पाकिस्तान में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। आपके कहने पे मैं पाकिस्तान में तो आ गई हूँ, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी मेरा रहने का मूड नहीं है। प्लीज वापस कब जाना है? वो इसके गले में बाहें डालते हुए इससे पूछने लगी। वो जो इस पे साया फगन बस इसके एक नक्श को देखे जा रहा था, मगर बार बार इसकी आंखों के सामने अब्रिश का चेहरा आने लगता, जिसे वो भूलने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो जिंदगी में अलीना के साथ बहुत आगे बढ़ गया था। और ये बात कोई नहीं जानता था। इसने अलीना के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां बेबस की। वो जो न जाने इसे क्या क्या बोल रही थी, इसकी तमाम बातों को वो कैद करता इसे खामोश करवा गया। जब इससे अलग हुआ तो इसके चेहरे को देखने लगा। इसका चेहरा बिल्कुल लाल सुर्ख हो गया था। क्या हुआ है आपको? आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हैं। वो इससे दूर होती सीधी होके बोली, नहीं कुछ भी नहीं अलीना, तुम मुझे कभी छोड़ोगी तो नहीं? वो अलीना के हाथ को अपने लबों से लगाता हुआ बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। आप क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं? बताएं मुझे क्या हुआ है। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरते हुए बोली, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस वैसे ही मैं थोड़ा परेशान हो गई थी। परेशान मत हुआ करें। आपके फैमिली वालों ने कुछ कहा है क्या, या घर वालों ने ये कह दिया है कि आपकी शादी करनी है? यार अब अपनी फैमिली वालों से मुझे मिलवा देना। वो मुस्कुराते हुए बोली, अभी नहीं मिलवा सकता, वक्त आने पे तुम्हें अपनी फैमिली वालों से मिलवा दूंगा और इन्हें बताऊंगा कि हम दोनों के दरमियान क्या ताल्लुक है। वो इसके हाथों को अपने हाथ में लेता अपने लबों को लगा गया। इसके करीब हुए। इसे लगा, अच्छा ठीक है, मैं आपके खाने के लिए कुछ बनाती हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगी हुई। मुझे कुछ और चाहिए। इसकी निगाहें मुसलसल इसके होंठों की तरफ थीं और वो नफी में सर हिलाने लगी। बिल्कुल भी नहीं, मैं आपकी हरकतें अच्छी तरह नोट कर रही हूँ, मुझे जाने दे। ये कहते हुए वो उठने लगी। इसने खींचा तो वो सीधा इसके ऊपर आ गिरी थी। बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा, ये कहते हुए इसके और अपने दरमियान के तमाम फासले खत्म कर गया। इस बात से अनजान कि कोई इसके इंतजार में कितने साल गुजार चुकी है, कोई इसे इतना टूट के चाहती है, इतनी मोहब्बत करती है। सुबह से रात हो गई लेकिन वो लड़का अभी तक नहीं आया। मुझे इसकी बहुत ज्यादा टेंशन बनी हुई है। मैं कॉल कर करके थक गई हूँ। सुंदस बेगम परेशानी के आलम में लाउंज में टहल रही थी। वली साहब कहने लगे, इतना ज्यादा इसकी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, खुद ही वापस आ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रही, इसके सारे फ्रेंड से भी पता किया है लेकिन वो किसी के घर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो कहाँ चला गया? क्योंकि नायला बेगम कहने लगी, मैं तो अपनी बेटी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। कम से कम अगर बहरोज ने इसके साथ शादी नहीं करनी थी तो हमें ये बात अब्रिश के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए थी। अगर वो पहले से इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था तो वलीद भाई आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। वली साहब अपनी बहन के सामने शर्मिंदा होते से हो गए। अब्रिश आईने के सामने खड़ी अपने आप को देख रही थी। कभी एक साइड से खुद को देखती, कभी दूसरी साइड से खुद को देखती। क्या है मेरे वजूद को? क्यों नहीं इस शख्स को मैं पसंद आती? क्यों नहीं वो मुझसे मोहब्बत करता? क्यों नहीं मुझे टूट के चाहता जैसे मैं इसे टूट कर चाहती हूँ? अब्रिश ने आईने के सामने पड़ी हर चीज को नीचे फेंक दिया। अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। जिसे उठा उठा के नीचे फेंक दिया था, इसने पूरे कमरे को तहस नहस कर दिया था। अब कमरे में कोई भी ऐसी चीज नहीं बची थी जिसे उठा के फेंक ना दिया हो। अब वो बस रोए जा रही थी। इसे अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी।
क्यों मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। आप सिर्फ मेरे हो, मैं आपको कभी किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको मेरा होना पड़ेगा। अगर आप मेरे नहीं होंगे तो आपको मेरा मरा हुआ मुंह देखना होगा। वो अपने बालों को मुट्ठियों में दबोचे अपने साथ बातें लगी हुई थी। इसके सीने पर सर रखे सो रही थी और वो आंखें बंद करते अब्रिश का चेहरा इसकी आंखों के सामने आने लग जाता। इसकी कुर्बत में भी न जाने क्यों बार बार इसकी आंखों के सामने अब्रिश आ रही थी। नहीं, मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। मैंने हर ताल्लुक को इस बार खत्म करके जाना है। तभी तो मैं अलीना को अपने साथ लेके आया था। वो अलीना की पुश्त पे अपनी उंगलियां चला रहा था। अलीना की आंख खुल गई। जल्दी से पहली नजर इसकी घड़ी की तरफ गई। रात के 2 बज चुके थे और वो अभी तक सो रही थी। कहाँ वो दोपहर के इसके यूं ही बाजू में सोई और अभी तक यूं ही इसके करीब थी। क्या सोच रहे हैं? वो बामुश्किल अपनी आंखें खोलते हुए बोली, कुछ भी नहीं। उठ गई हो आप मैडम? शौहर को भूखा मार दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, शौहर को तो भूख ही नहीं लगी, इन्हें तो कुछ और चाहिए था। वो इसके दोपहर वाली बात की नकल बनाते हुए बोली। इसकी बात सुनकर वो हंस पड़ा। हाँ ना, भूख तो अभी भी नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि मैं कुछ और करने लग जाऊं तो करूं? इसकी बात सुन के वो नफी में सर हिलाने लगी। आप बहुत ही ज्यादा बेबाक होते जा रहे हैं। कंट्रोल किया करें अपने जज्बातों पे। इसके सीने पे मुक्का रसीद करते हुए वो उठने लगी, मगर वो इसे खींच के दोबारा से अपने करीब कर गया। बिल्कुल भी भूख नहीं है। आप सो रही थी मैडम। मैं तो खाना खा चुका हूँ और यकीनन आज रात को खाती नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वह इस बात में सर हिलाती दोबारा से इसके सीने पे अपना सर रख गई। आप मुझे अपनी बहुत बड़ी आदत लगाते जा रहे हैं। जिस दिन आप मुझे छोड़ कर जाएंगे, आपको पता है, मैं मर जाऊंगी। वो उसके सीने पे उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराते हुए बोल रही थी, मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। इसकी पेशानी पे बोसा दिया। कभी कभी मैं डर जाती हूँ। इसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पेवस्त करता मोहब्बत से इसकी पुश्त पे बोसा देने लगा और वो आंखें बंद कर गई। सुबह सुबह गाड़ी गैराज में रुकी। अपने ग्लासेस उतारता हुआ जैसे वो गाड़ी से बाहर निकला तो वो बेसाख्ता इसकी निगाह घर के अंदर से निकलते हुए वली साहब की तरफ गई, जिनके बाजों में बेहोश अब्रिश थे, जिसकी कलाई से खून बह रहा था। खून के कतरे नीचे फर्श पर गिर रहे थे। सुंदस बेगम ने नफरत भरी निगाहों से अपने बेटे की तरफ देखा। नायला बेगम रोते हुए इसका नाम पुकार रही थी। अब्रिश अब्रिश कर रही थी। वो फौरन इनके पीछे गया। गाड़ी इनके पीछे मोड़ दी। वो लोग इसे लेके अस्पताल पहुंच गए। वली साहब ने जैसे अपने बेटे की तरफ देखा था, गुस्से में इनके पास आए और एक तमाचा इसके मुंह पर रसीद किया। वो अपने गाल पे हाथ रखे वली साहब की तरफ देखने लगा। बहरोज, जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुमसे कभी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था कि तुम इसके बारे में ऐसी घटिया बातें करोगे। तुम्हें पता है, इसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। अगर इसे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। वली, तुम्हें मेरी बात की समझ आ रही है? अपने बाबा की बात सुन के वो कहने लगा, क्या हुआ? इसे सुंदर गुस्से में कहने लगी, इसने अपनी जान लेने की कोशिश की है और सिर्फ तुम्हारी बातों की वजह से इसने अपनी जान लेने की कोशिश की है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तुम्हारे जरा लिहाज नहीं है? तुम्हारी वजह से एक मासूम सी बच्ची जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रही है। हमने इसके बाप से वादा किया था कि इसे अपने घर की बहू बनाएंगे और आखिरत में हमने क्या मुंह दिखाएंगे। देखो इसकी माँ की क्या हालत हुई पड़ी है। अगर इसे कुछ हुआ तो क्या सारी जिंदगी में नायला बेगम से नजर नहीं मिला पाऊंगा? बताओ, क्या नायला को ये कह पाऊंगा कि मैंने इसकी बेटी का ख्याल रखा? मरते हुए इसके बाप से मैंने वादा किया था कि मैं इनकी बेटी का ख्याल रखूंगा। क्या मैं आखिरत में जवाब दे पाऊंगा? डॉक्टर इतने में आई और कहने लगी, देखें, आपकी पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। आप जल्दी से पॉजिटिव ब्लड का अरेंज करके दें। डॉक्टर की बात सुन के वो फौरन से कहने लगा, जी मेरा है। वो जल्दी से गया, इसने ब्लड दिया। वो खुद भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। वो कभी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था कि अब्रिश इतना बड़ा कदम उठाएगी। इससे अब मजीद अब्रिश पे गुस्सा आने लगा। डॉक्टर बार बार यही कह रही थी कि इनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। वो खुद ही ऐसी लग रहा है जैसे बचना नहीं चाहती। वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रही थी। डॉक्टर की बात सुन के वली साहब मजीद परेशान हो गए
اور کہنے لگے اگر تم اس کے ساتھ شادی نہیں کرو گے تو تمہارا اپنے باپ سے لینا دینا نہیں ہوگا۔ وہ بار بار برس سے ایسی باتیں بولے جا رہے تھے۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچے وہ بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ولی صاحب اسے یوں ہی تھوڑی ہی دیر بعد کوئی نہ کوئی بات کہہ دیتے تھے۔ بابا جان بس کر دے، میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ رخصتی کرنی باقی ہے، نکاح تو بچپن سے آپ نے کر دیا تھا۔ بچپن سے اسے میرے پلو سے باندھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، میں رخصتی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کرے وہ بچ جائے۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا، جبکہ نائلہ بیگم نے رو رو کر اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ ولی صاحب کہنے لگے دیکھو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ شادی کے لیے مان گیا ہے، تم بھی پریشان مت ہو۔ نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ آپ کی پیشنٹ کو ہوش آئی ہے، وہ خطرے سے باہر ہے۔ جیسے ولی صاحب اس کے پاس گئے، اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہنے لگے میرا بچہ، پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، جب تک تمہارے ماموں زندہ ہیں تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا۔ تمہاری شادی اسی کے ساتھ ہوگی اور اسی ہفتے ہم لوگ رخصتی کریں گے تمہاری بہت دھوم دھام سے، تم نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا۔ اس نے ولی صاحب کا بازو پکڑ لیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں ماموں جان، سچ میں آپ بہروز کے ساتھ میری رخصتی کروائیں گے نا؟ آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں نہ کر رہے؟ آپ میرے ساتھ جھوٹ تو نہیں نہ بول رہے؟ جس طرح وہ دیوانوں کی طرح بہروز سے محبت کرتی تھی، اسے ڈر لگنے لگا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بہروز کے بغیر نہیں زندہ رہ پائے گی۔ وہ اس سے اس قدر شدید محبت کرنے لگی تھی، اتنا اسے ٹوٹ کے چاہنے لگی تھی، جبکہ انہوں نے حوصلہ دیا اور کہنے لگے میرا بچہ پریشان مت۔ تو جب ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا تھا تو گھر آتے ہی گھر میں رخصتی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ وہ لمحہ بھی آ گیا۔ وہ دلہن بنی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان لمحات کا اس نے کتنی بے صبری سے انتظار کیا تھا۔ اس شخص سے وہ کتنی زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر شرم و حیا کے سارے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے زبردستی اس رخصتی کے لیے منایا گیا ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس کا دل مزید شدت سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ابرش کے پاس آیا۔ اس کے سامنے آتے ہی ایک جھٹکے سے اس کے دوپٹے کو اتار کے دور پھینکا۔ بہت حسین لگ رہی ہو، تمہیں بہت شوق تھا نا میرے ساتھ شادی کرنے کا؟ اس کے بازوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے بھاری بھرکم لہنگے کو دیکھنے لگا، میک اپ سے بھرے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اپنے انگوٹھے اس کے لب پہ رکھتے ہوئے اس کی لپسٹک کو اس کے گال تک پھیلایا۔ اس وقت تم مجھے دنیا کی سب سے بری لڑکی لگ رہی ہو۔ بہت زیادہ تمہیں شوق ہو رہا تھا نا میری بیوی بننے کا، میرے ساتھ شادی کرنے کا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کبھی بھی بہروز سے ایسے رویے کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ بہروز آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپ آتی ہوئی آواز میں بولی۔ بہروز پلیز چھوڑے مجھے۔ وہ اس سے دور جانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بہروز نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اتنی شدت سے اپنی انگلیاں پیوست کی ہوئی تھیں کہ دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھنساتا ہوا میں اس کے اوپر جھکا، اتنی شدت سے جھکا کہ اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ اسے تکلیف دینے لگا، اسے پیچھے بیڈ کے ساتھ لگا لیا۔ آج تمہارا میں شوق پورا کر دوں گا۔ کیا کہتی تھی تم؟ تمہیں اگر رخصتی کرنی ہے تو صرف میرے ساتھ، ورنہ تم زندہ نہیں بچو گی۔ میں تمہیں کسی اور کے قابل رہنے دوں گا تب تم زندہ بچو گی نا؟ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے قریب آ گیا، اس کے اوپر شدتیں لٹاتا رہا۔ وہ روتی سسکتی رہی، آنکھوں میں سے آنسو بہ کر تکیے میں جذب ہوتے رہے۔ جیسے جیسے رات گزرتی گئی وہ اس پر اپنی نفرت انڈیلتا گیا، اسے اپنی نفرت کی آگ میں جھلسا گیا۔ نہ جانے کب وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیڈ کے ساتھ نیچے بیٹھی ہوئی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہ کے خشک ہو گئے۔ ہلکی ہلکی کمرے میں روشنی ہونے لگی، باہر صبح ہو رہی تھی۔ چہل پہل کی آواز آنے لگی، حویلی والے جاگ چکے تھے، مگر وہ اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے یوں ہی ایک غیر مرئی نقطے کو دیکھے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں، ایک تکلیف، درد، اذیت، روندے جانے کی تکلیف۔ وہ شخص جس سے اس نے بے انتہا محبت کی تھی، جسے سب سے زیادہ اپنے قریب محسوس کیا تھا، آج وہی اسے یوں روند کے چلا گیا۔
इसने अपने कांपते हुए हाथों को देखा, फिर आहिस्तगी से उठी, आंखों के गिर्द हल्के महसूस होने लगे। आंखें आईने के सामने खड़ी हो गई। सारा मेकअप चेहरे पर फैला हुआ था। गर्दन पे अंगत निशान बने हुए थे। इसके बाजू और कलाइयों पे भी निशान बने हुए थे। वो कांपते हुए हाथों के साथ अपने आप को देखने लगी। कमजोर वजूद वाली औरतों के साथ ऐसा सुलूक होता है, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। वो नीचे जमीन पे बैठ गई। कमरे का दरवाजा खुला। सुंदस बेगम कमरे में दाखिल हुई। कमरे का हुलिया और सामने जमीन पे बैठी हुई अब्रिश की हालत बता रही थी कि कल रात क्या हुआ है। कमरे की हर एक चीज इस बात की गवाही दे रही थी कि कल रात अब्रिश ने कितनी ज्यादा अजियत और तकलीफ बर्दाश्त की है। कल रात इसके लिए कितनी मुश्किल थी और वो इसके पास आई, इसे बुलाने जाती, मगर वो बेजान मुजस्मे की तरह बैठी हुई थी। सुंदस बेगम परेशान हो गई। इसे कितनी दफा बुलाया मगर इसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जल्दी से बाहर आई और अपने साथ नायला बेगम को लेकर आई। नायला बेगम इसकी हालत देखकर ही दिल थाम कर वहीं सोफे पर बैठ गई थी। अपनी बेटी के चेहरे को देखने लगी, इसकी गर्दन, इसके सीने को देखने लगी जहां अनगिनत निशान बने हुए थे। वो आके इसके पास बैठी, इसके गिर्द बाजू हायल करती इसे अपने सीने से लगा लिया। मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? वो मोहब्बत से इसके चेहरे को दीवानों की तरह चूमते हुए बोली और रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। मम्मा, वो बहुत ज्यादा बुरा था। मम्मा, इसने मुझे बहुत ज्यादा अजियत और तकलीफ दी। आपको पता है, मैं इसे पसंद ही नहीं थी। मम्मा, आपको पता है वो किसी और से मोहब्बत करते। इसने बोला कि वो कभी लौट के नहीं आएगा। बस इसने मुझे अपनी नफरत दिखाई थी मम्मा। इसने बहुत मुझे तकलीफ दी है मम्मा। मेरा दिल बंद हो रहा है। वो रोते हुए अपनी माँ को बताती। इनकी बाहों के हसार में बेहोश हो गई। इन्होंने बहुत ज्यादा बेरोज को कॉल करने की कोशिश की मगर बेरोज का नंबर बंद जा रहा था। इस दिन के बाद बेरोज का नंबर ऑन ना हुआ। अब्रिश की तबीयत हर गुजरते दिन के साथ खराब होने लगी। इसके बाद तो वो बेड के साथ ही लग गई थी। एक लम्हे के लिए भी उठ नहीं पाती थी, बस रोती सिसकती रहती। सुंदस बेगम और नायला बेगम इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखती, इसके साथ मोहब्बत से पेश आती। बेरोज ने किसी से कोई बात नहीं की। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि आप ऐसे अचानक मुझे लेके वापस क्यों आ गए हैं। वो जो अभी ऑफिस से वापस आए थे, बेरोज भी शायद अभी भी वापस आया था। अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए इसने शर्ट उतार के दूर फेंकी और रिलैक्स होके सोफे पर बैठ गया। वो चलते हुए इसके करीब आई, इसके थाइस पे बैठे हुए इसके गले में बाहें डाल दी, मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी। क्या हुआ, आप जब से वापस आए इतने ज्यादा उदास क्यों लग रहे हैं? और मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आई, जैसे मुझे अर्जेंट लेकर गए थे ऐसे मुझे अर्जेंट लेकर वापस आ गए। वो इसके गले में बाहें डालते इसकी पेशानी से पेशानी टेकाते हुए इससे पूछने लगी। वो खुद नोट कर रहा था, न जाने इसे क्या होता जा रहा था। वो जब भी अलीना के करीब जाने की कोशिश करता, अब्रिश इसकी आंखों के सामने आ जाती। वो अपनी सोचों को झटकने की कोशिश करता, वो इस चीज से निकलना चाहता था। वो सिर्फ और सिर्फ अलीना के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। अब्रिश की तबीयत सुबह से काफी ज्यादा खराब थी। इसे वॉमिटिंग महसूस हो रही थी। वो जब भी कुछ खाने की कोशिश करती तो फौरन से वॉमिटिंग हो जाती। इसका सर भी बहुत ज्यादा चकरा रहा था। सुबह से इसे बुखार भी हुआ पड़ा था। इसकी हालत देख देखकर नायला बेगम का दिल कटने लगा। सुंदस बेगम इसके पास बैठी इससे ठंडे पानी की पट्टियां कर रही थी। मेरा बच्चा, कुछ भी नहीं होगा, क्यों इतनी ज्यादा टेंशन लेके बैठी हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो मोहब्बत से इसकी पेशानी पे बोसा देते हुए बोली। मुमानी जान, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। वो रोते हुए बोली। अब्रिश बेटा, परेशान नहीं होते। अच्छा मुमानी जान, प्लीज आप बाहर चली जाएं, कमरे की लाइट ऑफ कर दें। मैं बस अकेले रहना चाहती हूँ। इसने सबको कमरे से बाहर भेज दिया। कमरे की लाइट ऑफ हो गई, लेकिन इससे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। विशाखा इसके हाथ अपने पेट की तरफ गए। वो जब्त से अपनी आंखें बंद कर गई। या अल्लाह, ऐसा कुछ भी ना हो, मैं प्रेग्नेंट। वो बार बार यही सोचने लगी। इसे लग रहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। बार बार वो परेशान होती, अपने बालों को मुट्ठियों में दबोच लेती।
आखिर इसने हिम्मत की और प्रेगनेंसी स्टिक उठा दी। टेस्ट करने लगी। अगले ही लम्हे इसने अपने चेहरे पर हाथ रखा और प्रेगनेंसी स्टिक की तरफ देखने लगी। न जाने कितनी बार इसने टेस्ट किया। वो बार बार अपने पेट पे हाथ रख रही थी। मैं क्या करूं या अल्लाह, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। ये बच्चा, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। सुबह तक इसकी तबीयत मजीद बिगड़ गई थी, तो इसे लेके अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर कहने लगी, देखिए इन्हें बुखार भी है और इन्होंने बहुत ज्यादा टेंशन भी ली हुई है। प्रेगनेंसी में अगर ये ऐसे टेंशन लेती रहेंगी तो ये इनके साथ साथ इनके बच्चे के लिए भी खतरनाक हो सकता है। सुंदस बेगम और नायला बेगम इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो गईं। इसे लेके घर आ गई और कहने लगी, देखो अब्रिश, तुमने अब अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए अपना ख्याल रखना है। प्लीज खुदा के लिए। नायला बेगम ने इसके हाथों को पकड़ के बोसा दिया था। मामा मुझे डर लग रहा है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। वो रोते हुए नफी में सर हिलाने लगी। इसके चेहरे पर मासूमियत छाई हुई थी। पागल हो गई हो क्या? सुंदस बेगम ने इसे अपने सीने से लगा लिया। मेरा बच्चा, ये तो तुम्हारी औलाद है ना, तुम्हारे जीने का सहारा होगी। वो मजीद शिद्दत से रोने लगी। वो इसे हौसला देने लगी। पहले पहल तो वो डरती थी, वो बार बार कहती थी मुझे औलाद नहीं चाहिए, मगर अब वो अपनी औलाद को लेकर बहुत ज्यादा जुनूनी होने लगी। रात रात भर वो जागती, अपने पेट पे हाथ रख के इस नन्ही सी जान से बातें करती। वो जानती थी वो इसकी बातें नहीं सुन सकता, मगर इसके बावजूद भी वो रात भर बातें करती। अब वो नॉर्मल जिंदगी की तरफ आने लगी थी, मगर कहीं ना कहीं बेरोज इसके दिल में बसने लगा था। वो बेरोज इसको अपने दिल में से नहीं निकाल सकती थी। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई। इसने जैसे जाके दरवाजा खोला तो वो नशे की हालत में झूलती हुई आ रही थी। पीछे इसका दोस्त था जो इसे छोड़कर गया था। जाते जाते कह गया था कि अपनी बीवी को लगाम डाल के रखो, बहुत बेबाक होती जा रही है। वो भी नशे में लग रहा था। वो इसके पास आया। अलीना, ये क्या हरकत है? वो अलीना की तरफ देखते हुए बोला। अलीना ने इसके गले में बाहें डाली। तुम मुझे वक्त नहीं देते, हर वक्त कामों में मसरूफ होते हो, तो तुम्हें वक्त लेने के लिए बाहर क्लब तो जा सकती हो ना। वो हंसते हुए बोल रही थी। तो वो नशे में थी। अलीना, तुमने ये सब कुछ किया है? वो गुस्से में बोला था। अलीना ने इसे पीछे की तरफ धक्का दे दिया। तुम बहुत बुरे हो, तुमने शादी कर ली और तुमने मुझे बताया भी नहीं। ये कहते हुए वो कमरे की तरफ चली गई। वो अलीना के पीछे पीछे आया। एकदम से इसके बाजू से पकड़ के खींचा तो वो सीधा इसके सीने से जा लगी। अलीना, पागलों जैसी बातें मत करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। वो नरमी से इसके बालों को सहलाते हुए बोला। अलीना ने इसे खुद से दूर धक्का दिया। तुम बहुत बुरे हो, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ। मैं तंग आ गई हूँ तुमसे। वो हैरत से इसे देखने लगा। अलीना, तुम कैसी बातें कर रही हो? इसने अलीना के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरा। तुम्हें सिर्फ मेरे वजूद से गर्ज होती है ना? तुम्हें मेरा वजूद सुकून देता है, इस वजह से तुम बार बार मेरे पास आते हो, मेरे करीब आते हो। तुम्हारे अंदर हवस पाई जाती है, हवस के सिवा कुछ भी नहीं पाया जाता। इसे खुद से दूर धक्का देते हुए बोली, आज के बाद मेरे पास मत आना। वो नशे की हालत में ये बातें बोल रही थी और वो इससे दूर हो गया, मगर आधी रात को वो खुद ही इसके साथ चिपक के सो गई। सुबह जब इसकी आंख खुली तो बहरोज का रवैया इसके साथ बहुत बुरा था। बहरोज इसे दूर दूर रहने लगा। इस दिन के बाद बहरोज के और इसके दरमियान आए दिन झगड़े शुरू हो जाते। कभी बहरोज की बातें इसे बुरी लग जाती और कभी वो बिला वजह ही बहरोज के साथ लड़ने झगड़ने लग जाती। रात का वक्त था, वो वापस आ रहा था ऑफिस से। जब बार बार इसके मोबाइल पर आने वाली कॉल जैसे अपनी तरफ मतवज्जो किया, इसने देखा तो सामने अलीना का नंबर जगमगा रहा था। इसने मोबाइल को अपने कान के साथ लगाया। दूसरी तरफ से अलीना की आवाज आई थी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। मैं मजीद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ और वो तुमसे ज्यादा अमीर है, तुमसे ज्यादा इसके पास पैसा है। मैं इसके पास जाना चाहती हूँ। और ये सुन के इसका तो दिमाग घूम गया। अच्छा, मतलब तुम मेरे साथ पैसे के लिए थी? जाहिर है जिसके पास पैसा ज्यादा होगा इसके पास तो जाऊंगी ना। बहुत ही बेवफा औरत हो तुम, और तुम जैसी औरत को मैं भी कभी अपने साथ नहीं रखूंगा। तुमने भी मुझे धोखा दिया है।
तुमने भी पाकिस्तान जाके शादी की, इसके साथ अपनी रातें रंगीन की, इसके बाद मुझे लेकर आ गए। तुम्हें क्या लगा था मैं इतनी ज्यादा बेवकूफ हूँ? तुम इतने बड़े बड़े कदम उठा लोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। मुझे तलाक दो, अभी के अभी। और ये लम्हा था कि इसे अपनी आंखों के सामने हर चीज घूमती हुई महसूस होने लगी। वो इसे तलाक दे गया और खुद बेकाबू होने लगा। इसने गाड़ी की स्पीड फुल कर दी। आंखों के सामने अब्रिश को दी गई नफरत याद आने लगी। वो एक लम्हे के लिए भी अब्रिश को भूल नहीं पाया था, मगर आज इसे खुद से शदीद नफरत महसूस हुई। इसने दिया भी तो क्या, अब्रिश को सिर्फ और सिर्फ नफरत। आज इसे वही बदले में मिली थी जो इसने अब्रिश के साथ किया। इसकी सजा इससे मिली थी। अचानक सामने से आती हुई गाड़ी के साथ इसकी गाड़ी की बहुत बुरी तरह से टक्कर हुई। इसके बाद इसे इर्द गिर्द गाड़ियों का शोर रहा, मगर न जाने क्यों इसकी आंखों के सामने अब्रिश का ही चेहरा था। हॉस्पिटल में बैठे इसकी जिंदगी के लिए दुआ मांग रहे थे। जब डॉक्टर बाहर आई और खूबसूरत से कंबल में लिपटी हुई बच्ची वली साहब की गोद में डाली। मुबारक हो, आप एक खूबसूरत सी बच्ची के दादाजान बन गए हैं। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा। वली साहब ने मोहब्बत से इस बच्ची को देखा था जो बहुत खूबसूरत थी। तीखे नैन नक्श वाली बच्चों की गुड़िया नायला बेगम ने इसकी पेशानी पे बोसा दिया। सुंदस बेगम तो इसे देख देख कर मुस्कुराए जा रही थी। इन्होंने लाके इसकी गोद में डाला। अब्रिश इसे देख देख के शर्म से लाल सुर्ख हो रही थी। मम्मा ये मेरी है, वो मुस्कुराते हुए बोली। न जाने क्यों नायला बेगम परेशान थी। मम्मा क्या हुआ है? मुझे डर लगता है बेटियों की किस्मत से। नायला बेगम की बात सुन के वो कहने लगी, मम्मा परेशान मत हो, मेरी बेटी की किस्मत मेरे जैसी नहीं होगी, नहीं आपकी तरह होगी। इसकी किस्मत तो मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगी। वो मुस्कुराते हुए बोली। इसके छोटे छोटे हाथों पे बोसा देने लगी। अभी वो लोग वहीं पर खड़े हुए थे जब वली साहब के नंबर पर कॉल आने लगी। इसने कॉल पिक की। बाहर का नंबर था। कॉल पिक करते ही इन्हें अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। वो कुछ बोले नहीं और इन्होंने मोबाइल कान के साथ से हटा लिया। सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे और वो इनकी खुशियों को खराब नहीं करना चाहते थे। वो जब डिस्चार्ज होके घर आई तो 2 दिन गुजर चुके थे। वली साहब इन 2 दिनों में इतने ज्यादा परेशान थे कि इनके चेहरे की रंगत बदलने लगी थी। वो इतने ज्यादा परेशान रहने लगे। नायला बेगम कहने लगी, क्या हुआ, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? वो कहने लगी, कुछ भी नहीं हुआ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अकेले में नायला बेगम और सुंदस बेगम कमरे से बाहर चली गई। वो अब्रिश के सामने आके बैठ गए। इनकी आंखों में नमी तैर रही थी। क्या हो गया मामू जान, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं? वो इनकी तरफ देखते हुए बोली, मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगी? आज तक तुम्हारे मामू जान ने तुमसे कुछ भी नहीं मांगा। मैं मानता हूँ कि तुम्हें मेरे बेटे की वजह से बहुत ज्यादा तकलीफ मिली है, लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तुम समझोगी मैं खुदगर्ज हो रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह पे हमें खुदगर्ज होना पड़ता है। मैं ये बात सुंदस को या नायला को नहीं बताना चाहता। मामू जान क्या हुआ, आप बताएं मुझे। वो नरमी से गोया हुई। तुम्हें अमेरिका जाना होगा। ये सुन के इसकी पेशानी पे बल नमूदार हुए। किस लिए मामू जान अमेरिका जाना होगा? मैं आपकी बात को समझी नहीं, प्लीज वाज़ेह अल्फाज में बताएं। कुछ दिन पहले बहरोज का एक्सीडेंट हुआ है और इसकी कंडीशन बहुत खराब है। तुम्हें पता है मैं जा नहीं सकता और हमारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं जिसे मैं भेजूं। एक तुम ही हो। और ये सुन के वो जिसके सीने में पत्थर था आज पहली दफा इतनी शिद्दत से धड़का के इसे तकलीफ सी महसूस हुई। वो ठीक है, वो बेसाख्ता पूछ गई। वो नफी में सर हिलाने लगी। नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसकी बहुत बुरी हालत है। पता नहीं डॉक्टर्स क्या कहते हैं, लेकिन इस वक्त इसे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या तुम इसे माफ करके इसके पास जा नहीं सकती? वो परेशान हो गई थी। इसका दिल इतनी शिद्दत से इस शख्स के लिए धड़कने लगा, इसका जी चाह रहा था कि इसके पास पहुंच जाए, इसे देखे वो ठीक तो है ना। इसका दिल कटने लगा था। वो इसका शौहर था और वो इससे बेइंतहा मोहब्बत करती आई थी। बचपन से लेके अब तक इसने मोहब्बत की, इसे टूटकर चाहती थी। बेशक इसे ढूंढ के क्या था, मगर वो एक रात की बात थी, लेकिन इसकी मोहब्बत तो सारी जिंदगी की थी। आज इसे पहली दफा एहसास हुआ था कि वो आज भी इस शख्स को नहीं भूली थी। आज भी इसके लिए परेशान थी। आज भी इसके लिए इसका दिल धड़क रहा था। मामू जान, अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो सिर्फ आपका बेटा समझ के, आपकी खातिर मैं ये नहीं समझूंगी कि मैं इसकी बीवी हूँ या इस वजह से इसके लिए जाऊंगी।
वो निगाहें झुकाते हुए बोली, इतना भी तुम कह दो तो तुम्हारे लिए बहुत होगा। और अगले दिन ही इन्होंने बोल दिया था कि वो किसी जरूरी काम से जाना चाहती है। कुछ बिजनेस के सिलसिले में। नायला बेगम ने कहा, अभी तो इसकी बेटी भी बहुत छोटी है, अभी तो चंद हफ्तों की है, इसके बावजूद आप मत इसे भेजें। मगर इन्होंने भेज दिया। इनके बताए हुए एड्रेस पे वो पहुंच चुकी थी। वो अस्पताल में आई। अपनी बेटी को वो वली साहब के दोस्त के घर ही छोड़ के आई थी। वो अकेली आई थी। इसने आहिस्तगी से कमरे का दरवाजा खोला। डॉक्टर्स वगैरह से वो पहले मिल चुकी थी। इसकी मशीनों में जकड़े हुए वजूद को देखने लगी। इसकी सांसें चल रही थी, नहीं चल रही थी मशीनों के जरिए, क्या इसकी सांसें चल रही थी? वो एक एक कदम चलती इसके पास आई। इसका पूरा वजूद, इसके पांव पे पट्टियां बनी हुई थी। इसका पूरा वजूद इसका मशीनों में जकड़ा हुआ था। इसके करीब आई थी। वो साख्ता ही इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। ये लम्स, इस लम्स के लिए वो कितना तरसी थी, कितना तड़पती थी। लेकिन इसे तो मोहब्बत भरा लम्स चाहिए था। इसे नफरत नहीं चाहिए थी। वो तो सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती थी। आहिस्तगी से इसके हाथ को अपने लबों के करीब ले गई और बोसा देते हुए बहुत शिद्दत से रोने लगी थी। बहुत शिद्दत से इसके हाथ को दबोच लिया। इसके हाथों में हरकत हुई। हार्ट बीट की आवाज तेज होने लगी। वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करने लगी। इसकी बॉडी में भी हरकत हुई। इतने में सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हो गए। इसे बाहर जाने का कहने लगे। वो बाहर आई, कॉरिडोर में बैठ गई। इसके चेहरे पर पसीना आने लगा। या अल्लाह, ये कितनी ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे हैं, इनकी क्या हालत हुई पड़ी है। कभी कभी जालिम इंसान भी इस कंडीशन में पहुंच जाते हैं कि मजलूमों को इन पर तरस आने लग जाता है। और आज इसी कंडीशन में वो शख्स था। इसके चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो परेशान हो गई। वो इसके चिल्लाने की आवाज बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। इसके जख्म इतने गहरे थे कि इसे तकलीफ होती थी। डॉक्टर्स के कहने के मुताबिक इसकी कुछ हड्डियां फ्रैक्चर हुई थी, जिनकी वजह से इसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। वो अपने हाथों में चेहरा छुपाए बहुत शिद्दत से रोने लगी। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। वो इसका रोना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो भी रो रही थी, सिसक रही थी, लेकिन इतनी तकलीफ इसने तो बर्दाश्त नहीं की थी जितनी तकलीफ से वो गुजर रहा था। इसने आहिस्तगी से दरवाजा खोल के अंदर देखा तो वो फौरन से बाहर निकल आई थी। इसका दिल बंद होने लगा। वो जानती थी ये लम्हा तो ना वली साहब देख सकते थे, ना नाइला बेगम, ना सुंदस बेगम जो वो देख रही थी। वो जल्दी से वहां से दूर चली गई, मगर इसके चिल्लाने की आवाज इसके कानों तक पड़ रही थी। वो अपने कानों पे हाथ रखते वहीं नीचे बैठ गई। वहां से गुजरने वाले लोग इसे देख रहे थे। जब डॉक्टर से इसने बात की तो डॉक्टर कहने लगे पहले इससे ज्यादा इनकी बुरी कंडीशन थी और ये अकेले थे, अब तो काफी हद तक ये बेहतर हो गए हैं। डॉक्टर की बात सुन के इसने इस्बात में सर हिला दिया, मगर इसका दिल कटने लगा। हर लम्हा वो इसके करीब रहती, न जाने क्यों वो इसे माफ कर चुकी थी। इससे आगे तो शायद ही किसी ने कोई तकलीफ बर्दाश्त की, और जितनी वो तकलीफ से गुजर आता, जब इसे होश आती तो बस यही कह रहा होता था डॉक्टर्स को, मुझे नहीं जीना, मुझे मार दो, मुझे कोई इंजेक्शन लगा दो, मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसने अभी तक रूबरू से नहीं देखा था, बस वो बाहर बैठी इसके ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनती रहती थी। रात का वक्त था। इसके वजूद में हल्की हल्की हरकत हुई तो वो परेशान हो गई। या अल्लाह, इन्हें सब्र दे, इन्हें तकलीफ ना हो। वो रोते हुए अल्लाह से दुआ करती हुए इसके पास आई। इसके हाथ को अपने हाथ की गिरफ्त में लिया। वो हल्की हल्की आंखें खोलने की कोशिश करने लगा। आज इसे तकलीफ कुछ कम हो रही थी, मगर सामने जो चेहरा इसे नजर आ रहा था वो शौक हुआ। आप ठीक है ना? इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। ठीक है ना? आप बताएं, आपको तकलीफ तो नहीं होगी, आपको पेन तो नहीं हो रही? बताएं, मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वो मोहब्बत से इससे पूछ रही थी, मगर वो शख्स यकटक इसे देखता दोबारा अपनी आंखें बंद कर गया। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होने लगा था। किसी टाइम इसे होश आ जाती और वो तकलीफ बर्दाश्त कर लेता था। इसे 1 महीना हो गया था, मगर अभी तक वो इससे मिली नहीं थी। वली साहब के दोस्त कहने लगे, बेटा अब वो काफी ज्यादा होश में आ गया है, बातें वगैरह करनी शुरू कर दी हैं। मेरे ख्याल से अब हॉस्पिटल से ज्यादा हमें इसे घर लेके जाना चाहिए। तुम इससे मिली हो? वो नफी में सर हिलाने लगी।
नहीं, अभी तक मैं नहीं मिली। मुझे डर लग रहा है कि इसकी आवाज कब कब आई। बेटा चलो ठीक है, तुम हॉस्पिटल में नहीं मिलना चाहती तो आज हम इसे घर लेके जाएंगे, तुम वहां पे मिल लेना। इसने इस्पात में सर हिला दिया। वो लोग इसे लेकर घर आ गए। इसके लिए कमरा सेट करवाया गया था। आधी रात को वो खाना लेके कमरे में दाखिल हुई। अब तो वो कुछ बोलता भी था मगर अभी तक चलने फिरने के काबिल नहीं था। जैसे इसे सामने खड़ी हुई लड़की को देखा, एक लम्हे के लिए वो निगाहें चपकना भूल गया। वो चलते हुए इसके पास आई। आपके लिए खाना। वो इतने नॉर्मल अंदाज में इससे बात कर रही थी। आप कहाँ से आई हैं? वो अब्रिश के लिए इतनी तमीज से बोला था। अब्रिश को इस चीज पे हैरत हुई। ये ले, वो निवाला बनाती इसके चेहरे के करीब लेके गई। वो इसके हाथ को पकड़ के अपने लबों से लगा गया। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ से गुजर रहा हूँ। तुमने मुझे बद्दुआ दी थी ना, बताओ मुझे। इसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। वो नफी में सर हिलाने लगी। तुमने मुझे बद्दुआएं दी थी ना, मैंने तुम्हें जो तकलीफ दी थी इसके बदले में मैंने जितनी तकलीफ बर्दाश्त की है बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा, तुम सोच भी नहीं सकती। वो रो पड़ा था, बहुत शिद्दत से रोने लगा। वो इसके करीब होती इसे अपने सीने से लगा गई। प्लीज रोना बंद करें, आपकी तबीयत नहीं ठीक। रोने के बावजूद भी तुम दोबारा से मेरे पास आई हो, तुम दोबारा से मेरे करीब आई हो। तुमने मुझे माफ कर दिया ना, बताओ ना मुझे। इसके हाथों को पकड़ते हुए वो पूछने लगा मगर वो खामोश थी। बताओ ना मुझे, तुमने माफ कर दिया? वो इस बात में सर हिलाने लगी कि मैंने आपको माफ कर दिया क्योंकि मैंने आपकी हालत देखी है। आपने जितनी तकलीफ बर्दाश्त की, इसके बाद मैं कौन होती हूँ आपको सजा देने वाली? आपको आपके किए की सजा मिल चुकी है और बहुत ज्यादा मिली है। वो आपकी बर्दाश्त से भी शायद बाहर थी। मैंने आपको चीखते चिल्लाते देखा। आपको पता है इस लम्हे मेरे दिल की क्या हालत होती थी, क्योंकि मैंने तो बचपन से आपको चाहा, मैंने तो बचपन से आपसे मोहब्बत की। वो भीगी हुई आवाज में बोलने लगी। वो इसके करीब हो गई, इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता मोहब्बत से इसे अपने लम्ब से आशनास करवाने लगा। इतने में बाहर से बच्चे के रोने की आवाज आई। मुलाजमा इसे एक छोटी सी बच्ची पकड़ा कर गई। वो बच्ची को लाती हुई लाकर इसकी गोद में रखा। वो हैरत से इस बच्ची को देखने लगा। आपकी बेटी? वो कपकपाती हुई आवाज में बोली और वो मुस्कुराते हुए इसे अपने सीने से लगा के दीवानों की तरह अपनी बेटी को चूमने लगा। और वो बच्ची खिलखिला रही थी, खिलकारियां भर रही थी, हंस रही थी। वो जो थोड़ी देर पहले तक रो रही थी, अपने बाप के पास आते ही अपना लम्स महसूस करते वो हंसने लगी थी। 1 महीने बाद वो काफी हद तक ठीक हो गया। जितना इसका ख्याल रखा था शायद वो सारी जिंदगी भी इसका एहसान ना उतार पाता। वापस आते ही इसने सबसे माफी मांगी थी। वो जानता था कि अब्रिश को इससे मोहब्बत थी, सच्ची मोहब्बत थी। वो शर्मिंदा हो जाता। कभी कभी इसके सामने रात का वक्त था, अब्रिश अपनी बेटी को बेबी कार्ट में सुलाने के बाद इसके पास आई तो इसने बाजू से पकड़कर खींचा तो वो सीधा इसके सीने से आ लगी। अब्रिश थोड़ी परेशान हुई। अब्रिश, तुमने मुझे माफ कर दिया ना? सच्चे दिल से माफ कर दिया मुझे? अभी भी डर लगता है कि कहीं मुझे दोबारा से कोई सजा न मिले। इसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं अल्लाह से आपकी हिफाजत की दुआ मांगती हूँ। आप मेरे शौहर हैं, मेरी बेटी के बाबा हैं, और मैं बस इतना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक आपको, मुझे, हमारी बेटी को हमेशा सलामत रखे, हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे। वो निगाहें झुकाते हुए बोली, इसके चेहरे को हाथों के प्याले में भरता हुआ कहने लगा, तो मेरी नजर में दुनिया की हसीन तरीन औरत हो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मेरी आंखों की प्यास नहीं बुझती। मेरा जी चाहता है मैं तुम्हें देखता रहूं, तुम मुझे इतनी हसीन लगने लगती हो। ये कहते हुए इसके करीब होता इसे एहसास करवाने लगा वो कितनी अनमोल है, कितनी कीमती है। इसके बाद वो इसकी कदर करने लगा, इससे मोहब्बत करने लगा। हर लम्हा इसे एहसास करवाता कि वो इसके लिए कितनी कीमती है। इसे हर अंदाज में मोहब्बत देता जिस अंदाज में वो अपनी किस्मत पर रश करती।